देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। बातों और दावों का जुम्मा बाजार तो पूरे जोबन के साथ है, मगर अमलन खल्के खुदा को एक ढेले का रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत एक बार फिर सब अच्छाई है और सब अच्छाई की तरफ जा रहा है कि रट लगाए बैठी है। हुकूमत की बेशर पॉलिसियां नाकाम होती जा रही हैं, महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनूबी एशिया में कायद के पाकिस्तान के अंदर बिजली का फी यूनिट गांधी के हिंदुस्तान और मुजीबुर रहमान के बांग्लादेश से कई गुना महंगा हो चुका है। हुकूमत के पास करने को कुछ नहीं है सिवा अपोजिशन पर तनकीद करने के। आज वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक बोले कि अपोजिशन रहनुमा तो बेजा तनकीद ही करते हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए सुन लें। बस आज तनकीद करते हैं, हल फिर भी नहीं देते। तनकीद करते क्यों है कि बस ये हो रहा है जो मैंने आपके सामने खा रखा है, ये रुक जाए। ये जो महंगाई की शराब की बात मैंने की, रोजगार की आपसे बात की, बस ये रुक जाए किसी तरीके से, ये उलट जाए, कुछ ना उम्मीदी सी आ जाए, कुछ धुंध छा जाए। और जब तक हम शहजादे बन के घोड़े पे चढ़ के नहीं आए। अब सवाल ये है कि माजी की हुकूमतें और मौजूदा अपोजिशन पर तनकीद के अलावा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पास कोई और मौकिफ नहीं है क्या? आज मुसद्दिक मलिक अपोजिशन पर इस तरह तनकीद कर रहे हैं। वो अलग बात है कि कुछ रोज कबल मुज़ाकरत की दावतें दे रहे थे। ये केस कैसी लचक है कि दूसरी जमात की बुराई भी की जा रही है और मुज़ाकरत के लिए भी बुलाया जा रहा है। इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, आइए वो भी सुनते हैं। कि हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए, इसलिए मुसद्दिक मलिक साहब जो हुकूमती वजीर हैं उनका, और या जो खुर्रम दस्तगीर साहब, उनकी तरफ से भी मुज़ाकरात की बात हुई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो फिर मुल्क की सबसे बड़ी जमात पे पाबंदी लगाना और आर्टिकल 6 की बातें, ये किस तरह आपको फिर जचती हैं? या फिर आप मुज़ाकरात करें या फिर तहरीक इंसाफ पे हमलावर हों। लेकिन हम अगर पॉजिटिव मुज़ाकरात होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड, मीनिंगफुल, जिसमें असीरान की रहाई होती है और मैंडेट की वापसी, उससे मुल्क के मसाइल का हल निकलेगा। अब सवाल ये कि क्या तहरीक इंसाफ मुल्क की इस्तेहकाम की खातिर कुछ मुतालबा से पीछे हट सकती है? दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिलाखिर हाँ में हाँ मिला दी और मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। बानी पीटीआई ने फौज से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर की और कहा कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब तजाद यहाँ पे भी पाया जाता है कि अली मोहम्मद खान ने हुकूमत हमारे साथ नाइंसाफी खत्म करे फिर बात होगी। दूसरी जानिब इमरान खान कह रहे हैं कि फौज नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम बात करते हैं। क्या तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देख रही है? अगर फौज मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करती भी है तो मुज़ाकरात के नुकात क्या होंगे? क्या इमरान खान को खामोश रहने का कहा जाएगा या फिर 9 मई के ऊपर पब्लिकली माफी मंगवाई जाएगी? ये सवालात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जी पैनल में मौजूद हैं अंजुम अकील हैं MNA मुस्लिम लीग नून से, जुल्फ़िकार बदर हैं तर्जुमान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, मोहम्मद दिल सरफराज हैं MNA हैं PTI से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। और सबसे पहले अंजुम अकील साहब आपकी तरफ आऊँगे। अंजुम अकील साहब, महंगाई है कि ठीक नहीं हो पा रही है। आगाज़ में मैंने बताया पाकिस्तान में
इस वक्त कायद के मुल्क पाकिस्तान के अंदर बिजली के यूनिट देख लें, गांधी के हिंदुस्तान में देख लें, मुजीबुर रहमान के बांग्लादेश में देख लें, जनूबी एशिया की पॉलिसीज़ में देख लें, पाकिस्तान में बिजली का सबसे ज़्यादा महंगा यूनिट है। ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये है कि महंगाई का जो बोझ है वो ख़त्म नहीं हो रहा। आखिरकार इन पॉलिसियों के साथ कौन सा आदमी यहाँ कारोबार करेगा, कौन सा आदमी यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, कौन सा आदमी यहाँ पर कुछ कर ले? सिर्फ और सिर्फ हुकूमतों के मजे नजर आते हैं और आम अशराफिया और रियाया की तरह मानंद लगती है। 25 करोड़ की आबादी सवाल कर रही है आखिरकार कब रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, असल में बात यह है कि आप देखें कि इन चीज़ों के मुवज्जब कौन है। देखें, आप एक अच्छी खासी चलती हुकूमत साजिश के जरिए कराते हैं। देखिए, एक मकान बनाने में 5 साल भी लग जाते हैं, 10 साल भी लग जाते हैं, लेकिन उस मकान को गिराने में 2 दिन या 3 दिन लगते हैं। और यही हमारे साथ भी हुआ कि जो हमने 2013 से लेकर 2017 तक मुल्क को बनाया था और मुल्क एक पटरी पे, तरक्की की पटरी पे चढ़ गया था, उसको पीटीआई की हुकूमत आई और 4 साल में तहस नहस कर दिया। 4 साल में जितना पीटीआई की हुकूमत ने कर्जा लिया वो 50 बिलियन डॉलर उन्होंने कर्जा लिया। वो डॉलर कहाँ लगे? मुल्क के लिए कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें जो आपके मुल्क का मुस्तकबिल का महफूज हो। तो एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू नहीं किया। 50 बिलियन डॉलर कहाँ पे खर्च हुए? और उसके बाद वो कर्जा किस पे आया? वो पाकिस्तान की अवाम पे आया। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वो एक आईनी तरीके से, जमहूरी तरीके से उनको हुकूमत से फारिग किया। और अगरचे वो हालात जो उन्होंने पैदा किए थे वो सफ़र हमने किया, मुस्लिम लीग उन्होंने बहुत सफ़र किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल लिया। इसमें भी कोई शक नहीं कि आज भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस महंगाई का मुवज्जब कौन है? ये आपने ज़रूर पूरी कौम को देखना चाहिए, आप सबको देखना चाहिए कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। तो अभी भी हालात अगरचे अच्छे नहीं है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से और अपनी क़यादत से। उसके बाद तो पहले भी उन्होंने पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाला है और इंशाल्लाह अब भी पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालेंगे। पहले भी पाकिस्तान, जब हमने एटमी धमाके की, पाकिस्तान पर सैंक्शन लगी थी, पाबंदी लगी थी, इसके बावजूद हमने सरवाइव किया। अब भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम सरवाइव करेंगे। अगर से जो हमारी ये पीटीआई जो आज बातें कर रही है, आप उनकी बात करें तो आप आज दिन तक कोई भी अपोजिशन ऐसी नहीं थी जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की हो। हुकूमत अपनी जगह, हुकूमत पे नुक्ताचीनी करना, हुकूमत के एतराज़ात उठाना, ये हर अपोजिशन का हक होता है। वहाँ पर हर अपोजिशन का, जिस आप मुसद्दक मलिक साहब की बात कर रहे हैं कि आप ऑब्जेक्शन तो करते हैं, आप पाकिस्तानी कौम को अगर आप एहलियत है साथ हल दें, इसका ये हल है। आप अपोजिशन है, आप पाकिस्तान लोगों की वोट से हैं, पाकिस्तानियों की वोट से आप आए हैं, तो आपको चाहिए कि हुकूमत का, अपोजिशन का काम क्या होता है? जायज तनकीद करे, जो हुकूमत गलत कर रही है उससे उसको अवाम को भी बताए और हुकूमत को रोके उस चीज़ से। ये तो सफाई इसके कि दुनिया में भी एक इन्होंने शोर मचाया हुआ है कि जी पाकिस्तान की इमदाद बंद करे, IMF कर्जा ना दे, और भी आप देख लें कि जो कि माजी में ये करते रहे हैं। ये पहली दफा ऐसी अपोजिशन मिली है जो पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ मुल्क के अंदर नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रही है बल्कि मुल्क के बाहर भी कर रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि हम हुकूमत में आए, और जिस तरह भी है हुकूमत में आए, भाई हुकूमत में आप आए, अल्लाह करे आप आए, लेकिन ये है कि पाकिस्तान है तो आप है ना, पाकिस्तान है तो आपकी हुकूमत है। इनको ये समझ नहीं लग रही। ये सारे लोग, मैं तो यही कहूँगा, ये एक जुनून की शक्ल में ये लोग आ गए हैं जिनको किसी की अपने मुल्क की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। देखिए, अपनी मुखालफत अपनी जगह, आज हम नहीं, हम में कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, ये अपनी जगह, लेकिन मुल्क है तो सब कुछ है। और मुल्क के मतलब जो कुछ इन्होंने मुल्क के अंदर और जो मुल्क के बाहर जो कोई प्रोपेगेंडे किए हैं वो आपके सामने है। इसलिए इस सब चीज़ों के बावजूद मैं ये आपको बताऊंगा, इसको अवाम को अगर उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून से है। तो वो मुस्लिम लीग नून वो जमात है जो पाकिस्तान की खालिक जमात भी है,
جو پاکستان کو قائم دائم رکھے گی، اور جس نے پہلے بھی ثابت کیا مشکل سے مشکل حالات میں ہم نے اس وقت ایٹمی دھماکے دی جہاں پوری دنیا ہمیں بلین آف ڈالر کی آفر کر رہی تھی، ہم نے بلین آف ڈالر کو ٹکرا کر پاکستان کے جو ڈیفنس ہے، دفاع ہے، اس کو ہم نے ناقابل تسخیر بنایا، اور اس بدلے میں ہم پر سینکشن بھی لگی، اور سینکشن بھی ہم نے گزاری، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب بھی انشاءاللہ اگرچہ حالات بہت ہم مانتے ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں، مہنگائی ہے، لیکن یقین کریں میری تو آج بھی یہ خواہش ہے کہ اگر مہنگائی تھوڑی سی اور بھی زیادہ ہو جائے پھر نہیں ہمیں IMF کے پاس جانا نہ پڑے۔ ہم نے IMF کا کشکول 2016 میں توڑ دیا تھا، یہ حکومت آئی PTI اور انہوں نے دوبارہ IMF کو 2018 میں دعوت دی، اور آج ہم پھر اپنے ملک کو، اپنے عوام کو IMF کے سامنے گروی رکھ رہے ہیں۔ میری تو اگر دلی خواہش پوچھے تو ہم تو میں کہتا ہوں ہم IMF کی پاس جانے کی بجائے ہمیں اپنے وسائل پہ گزارا کرتے ہوئے، مشکل وقت فیس کرتے ہوئے ہمیں آگے جانا چاہیے۔ ہم نے جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم گاز کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے اس پر بھی بہت ساری دھمکیاں ملی، بہت ساری آفریں، ہم نے کہا جی ہم گاز کھا لیں گے، ہم انشاءاللہ ایٹمی دھماکہ کریں گے۔ آج ملک انشاءاللہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہماری افواج، ہمارے دفاعی آلات انشاءاللہ دنیا کے مقابلے میں بہترین ہیں، ملک کا دفاع مضبوط ہے، ملک کے اندر ایک سیاسی انتشار ہے، اور وہ صرف ایک جماعت نے ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ہدایت دے، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ میری یہی ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سوچیں، کسی پارٹی کے بھی کارکن ہیں، کسی پارٹی کے بھی رکن ہیں، آپ 4 سال پہلے بھی حکومت میں رہے ہیں، آپ نے کون سے بڑے بڑے مینار فتح کر دیے ہیں، اب اگر دوبارہ بھی آ گئے تو کیا کریں گے؟ کیونکہ اہلیت اور نااہلیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے ایک اچھا ٹیلر ہو نا تو کپڑا سستا بھی ہو تو اس میں اتنے بہترین طریقے سے اس کو بناتا ہے کہ وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح اگر سے وسائل کم بھی ہوں، اس کی قیادت ہونہار ہو، ٹیلنٹڈ ہو، کم وسائل میں بھی ملک کو آگے لے کر جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہی واحد جماعت ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کر جائے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا ہے۔ محمد علی سرفراز صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ سرفراز صاحب یہ جو اس وقت صورتحال ہے اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جائیں گے لیکن پھر وہی اسٹیبلشمنٹ کی وابستگی آ رہی ہے، کیا اس صورتحال میں اب کس سے مذاکرات ہونے، حکومت سے کرنے، اسٹیبلشمنٹ سے کرنے، کیا سوچا ہے؟ جی محمد سرفراز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ جی جی آپ بولیے، اب محمد سرفراز صاحب کی آواز دیں۔ آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ جو انجم شریف صاحب نے اتنی لمبی بات کی ہے اس کا تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا۔ جی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی انتشار ہے۔ کین یو ہیئر می؟ جی 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 آواز آ رہی ہے، آپ بولیے جی۔ جی یہ مسلم کہتے ہیں کہ یہ مسلم ہمیں ملکی وسائل پہ انحصار کرنا چاہیے، اس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا مین کر رہے تھے۔ جی اچھا کوئی دیر سم ڈسٹوریشن۔ جی میں پیپلز پارٹی کی طرف بھی جاؤں گی، ذوالفقار علی بدر صاحب کی طرف جاؤں گی۔ ذوالفقار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ یہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے اس میں؟ حکومتی جو فیصلے ہو رہے ہیں، آج پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا قرارنامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کئی پابندیوں کی بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ چیئرمین صاحب اس وقت باہر ہیں ملک سے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہی از آلسو ناٹ ہیپی ود دا تھنگز وچ آر گوئنگ آن، اور وہ قاصر ہیں اس سب میں پارٹیسپیٹ کرنے سے، اور وہ اس سب سے دور ملک سے باہر جا کے بیٹھ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رضا، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اس ٹائم پاکستان سے باہر ہیں،
اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ضروری ہوتی ہیں، اس پہ اپنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. اس ساری چیز کے اندر یہ جو اسمبلی میں ہو رہا ہے یا تو یہ اس میں پارلیمانی پارٹی جو ہے آپس میں مشترکہ لائے عمل بنائے گی، حکمت عملی بنے گی، اس سے پارٹی لیڈرشپ سے مشاورت کرے گے، تو اس کے بعد چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی. ظاہری بات ہے کہ اس میں جو بھی یہ پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ الیکشن ایکٹ ترمیم ڈالی گئی ہے، جو بھی ہوا ہے، تو آئی ایم شیور کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر اگر مشاورت ہوئی ہے یہ تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے ممبرز ہیں وہ اس پہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے، بیکاز آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف دا پارلیمنٹ، کہ اس میں کیا چیز ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بھی حالات چل رہے ہیں، چیزیں چل رہی ہیں، اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اس کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہے، اور جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے مشاورت کیے بغیر اگر کوئی چیز کی جائے تو پیپلز پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے بغیر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو پاس ہو سکے. اس لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کا کرنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ساتھ خاص طور پہ جو قیادت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے ان سب کے ساتھ مشاورت کر کے ان کو بتانا، ان کو کانفیڈنس پہ لینا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بغیر یہ معاملات آگے چل نہیں سکتے. تو لہٰذا چیزیں چل رہی ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے سے مشاورت کی جاتی ہے یا بتایا جاتا ہے تو پھر ہم پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ اس کا لائے عمل بنایا جائے گا اور حکمت عملی دی جائے گی. نہیں، یہ تو بات ٹھیک ہے، پارٹی کی وہ ہوتی ہے، میں سمجھتی بھی ہوں ان باتوں کو، پارلیمانی آپ نے کہا کہ دیکھ رہی ہے وہ بھی ٹیم اور سارا، لیکن کوشچن از دس کہ ظاہر سی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بہت ساری چیزوں سے نظر آتا ہے کہ وہ ایک نئی سوچ کے مالک ہیں، وہ نئی طریقے سے سوچتے ہیں، وہ اس پرانے فرسودہ نظام میں اور پرانی چیزوں کو نہیں سوچتے اس طریقے سے. تو سوال یہی ہے کہ وہ اس ساری سچویشن میں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں. ہی از اے ویری امپورٹنٹ پرسن رائٹ ناؤ. جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ویژنری لیڈر ہیں، اور پاکستان کے اندر وہ ہر قسم کی ٹرانسفارمیشن چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ٹرانسفارم کر کے کیا ایک وہ بھی بہتر چاہتے ملک ہیں کہ ماضی کی بنے. طرح ہی وہی روایتی سیاست ہو اور اسی طرح سے پارٹیاں بین ہوں اور اسی طرح سے لڑائی جھگڑے ہوں اور اسی طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں؟ دیکھیں، بالکل بھی وہ ایسا نہیں کبھی چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر کوئی اس قسم کا کام ہو جو غیر آئینی ہو، غیر جمہوری ہو. وہ اس کی کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے. اس چیز پہ ابھی جو ہے پارٹی کے ساتھ مشاورت ہوئی نہیں ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب باہر ہیں، وہ ابھی جیسے ہی آتے ہیں اس کے اوپر پراپر ایک لائے عمل بنایا جائے گا اور ڈیسائیڈ کیا جائے گا. لیکن وہ کسی بھی غیر آئینی، غیر قانونی کام کو، اور خاص طور پہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کے حق میں نہیں ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو وہ دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، دیکھیں سندھ کے اندر بہت ساری ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یا دیگر صوبوں کے اندر فیڈرل میں کوئی بھی حکومت ہو، لیکن یہ جو بہتری ہے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، یہ ہونی چاہیے. چاہے یہ جو حکومتیں موجودہ حکومتیں بیٹھی ہیں وہ کریں یا جو بھی کریں، یہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور وہ اپنا ویژن آلریڈی الیکشن میں دے چکے ہیں، اور بہت سارے جو لیڈران ہیں دیگر پارٹیوں کے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی زیادہ تر مینیفیسٹو جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ پہ ہے، چاہے وہ ایجوکیشن پہ ہے، چاہے وہ سولر کی بجلی پہ ہے، سولر انرجی پہ ہے، یا فری یونٹس دینے پہ ہے. یہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا تھا، اور صرف انہی کا مینیفیسٹو تھا 10 پوائنٹ ایجنڈا، جو کہ ابھی تک چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کے شعبے میں ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دیگر جو آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، سندھ، بلوچستان، دیگر جگہ بھی اس قسم کی ٹرانسفارمیشن ہو اور لوگوں کو سہولیات ملے. وہ ہیلتھ سیکٹر ہے، وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے، وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے، یا جہاں پہ بھی. اور اس کے اندر اقدامات بہتر سے بہتر کیے جا رہے ہیں، اور آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ مزید بہتری آئے گی. اور بہت بڑی جو چینجز آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ کنسرن ہے کہ بلوچستان میں عوام کے لیے بہتر جو ہے عوام اپرچونٹیز فراہم کی جائے، تاکہ
वहाँ पे ठीक लोगों हो का गया है। फायदा चले हो। मोहम्मद अली सरफराज साहब आपकी तरफ जाऊंगी। सरफराज साहब यू में कंटिन्यू ना, उस वक्त आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही थी। जी जी अच्छा जी, मैं शुक्रिया आपका। जी मैं आप पहले आवाज कट गई थी। मैं एक्चुअली बात ये करना चाहता था कि मैं दोनों जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स की मैंने बात सुनी, जी मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन वो दोनों ही मेन पॉइंट से तो डिविएट कर जाते हैं। अंजुम वकील साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं जी IMF पे निसार ना हो और हम लोकल इन्हिसार करें अपनी इकोनॉमी पे, अपने मुल्क में। इस इन्हिसार से इनकी शायद मुराद ये है कि हम लोगों के घरों के चूल्हे बंद कर दें, हम बिजली के बिल ऐसे आए कि एक एक घर में 6-6 खुदकुशियां हों जो कि हर रोज हो रही हैं। ये इन्होंने लोकल बोरोइंग, दे आर बोथ दीज पार्टीज आर पार्टनर्स इन दिस गवर्नमेंट। और एक तरफ ये दोनों जमातें कौमी असेंबली के अंदर खड़ी होकर रोज इस बात का वावेला कि जब हम शोर मचाते हैं तो हमारे साथ मिलकर ये भी शोर मचाते हैं कि जी IPPs का जो बोझ है वो हमारी इकोनॉमी नहीं उठा सकती, विच मीन्स कि दे अंडरस्टैंड दिस। ये कोई ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, और उसके बावजूद मिली भगत से ये हुकूमत में है और अप्रैल 2024 के अंदर एक ये नया IPP एग्रीमेंट ये नया करते हैं और उसमें रिन्यूअल करते हैं। ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बात की थी कि इनकी विल में मसला है, इनकी नीयत में मसला है। और जो ये बात करते हैं पीपल्स पार्टी, अच्छा, और आपकी जो डोमेस्टिक बोरोइंग है $7 बिलियन यू आर आस्किंग फ्रॉम IMF कि 3 सालों में आप $7 बिलियन आपको किसी तरीके से IMF खैरात दे दे या आपको पैसे दे दे, और आप IMF से पैसे लेके जिस वक्त कामयाब होंगे तो आप सीटियां बजाते फिरेंगे कि वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। आप उसकी जगह आप अपने मुल्क के अंदर डोमेस्टिक बैंक से इस वक्त जो बोरोइंग कर रहे हैं विद इन दिस ईयर पर डे के हिसाब से जितना आप लोन उठाते जा रहे हैं, और ये दोनों पार्टनर्स इन दी गवर्नमेंट हैं, ये लोन की इस वक्त इतनी मिकदार है कि इससे कोई 10 गुना $7 बिलियन से ये $70 बिलियन का तकरीबन लोन बन जाता है अगर इसी पेस पे ये बोरोइंग करते रहे बाय द डे फ्रॉम द डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स। इसका बोझ उतारेगा कौन? ये एक इनसे मेरा सवाल है कि इसका मेरा नहीं ख्याल इनमें से किसी के पास भी इस बात का कोई जवाब है। ये कौम को गुमराह कर रहे हैं एवरी डे। डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से इन्होंने कौम को तबाह कर दिया है। लोग मरने पे आए हुए हैं। सोशल मीडिया पे पाबंदी है। अगर सोशल मीडिया पे कोई PTI के हक की बात करे वो तो एक सेपरेट इशू है। सोशल मीडिया पे कोई बंदा जाके अपनी गुर्बत की बात भी नहीं कर सकता। जो बंदा कहेगा कि बिजली बड़ी महंगी हो गई है उसको मार पड़ेगी, उसको उसके घर से उठा के मारा जाएगा। इन हालात में दे वांट द कंट्री टू प्रोग्रेस, इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरी बात रही PTI पे बैन लगाने की बात की। पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक जमात थी हमेशा से। आई हैड दिस इंप्रेशन अबाउट पीपल्स पार्टी कि नून लीग तो खैर है ही मार्शल लॉ की पैदावार, हम सब जानते हैं इस बारे में। नून लीग ने से तो उम्मीद की जा सकती है, और ये जो बैरिस्टर अकील साहब कहते थे कौम को नून लीग से उम्मीदें, अगर कौम को नून लीग से उम्मीदें होती तो पूरे पंजाब के अंदर कोई एक सीट तो ये जीतते। बात वो होती है जो परसेप्शन, जो जनरल पब्लिक का जो व्यू होता है वो आवाज़े खुदा, आवाज़े जो कौम की आवाज़ होती है वो नकारा खुदा उसको कहा जाता है। लाहौर के अंदर एक एक सीट पंजाब की PTI जीती हुई है, एवरीबडी नोज दैट। हर जहां पे नून लीग की सीट जीती हुई है वहां पे भी अगर फॉर्म 45 जो इकट्ठे किए हुए हैं जमा तफरीक करके देख लें, इनकी पार्टी की लीडरशिप तक अपने हलकों से इलेक्शन हारी हुई है। क्या उम्मीद होगी कौम को इनसे, और इनकी जमात से क्या उम्मीद होगी जिस पार्टी के अपने 4 खानदान के अपने जो लीडर हैं अपनी अपनी सीटों से कामयाब नहीं हो सके और फॉर्म 47 के सहारे असेंबलियों में बैठे हुए, और पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री भी आपने उनको दी। आप ये इस बात को समझते नहीं कि कौम को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और पीपल्स पार्टी बड़ा अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती थी। PTI को जब बैन करने की बातें आती तो पीपल्स पार्टी के जितने स्पोक्स पर्सन थे उनके मैंने व्यूज सुने हुए, नहीं जी ये बात हो रही है, ये बात भी कैसे हो सकती है कि पाकिस्तान की इस वक्त भी कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ उसमें PTI के साथ किस तरीके से जुल्म किया गया। विदाउट अ पार्टी सिंबल एक जमात, पॉपुलर तरीन पार्टी इलेक्शन लड़के असेंबली में पहुंची, और आज भी PTI के नंबर, अगर इस सारा कुछ होने के बावजूद PTI इज दी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इवन टुडे इन दी नेशनल असेंबली। ये तो छोटी छोटी जमातें, बड़ी रीजनल किस्म की जमातें रह गई हैं, ये कटे कुटे होकर इन्होंने हुकूमत बनाई दी है। और इनके पास अब इनकी बेचारगी का आलम यह है कि इनको कोई समझ नहीं आती कि अवाम इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी को इन पे एतबार नहीं है। इकोनॉमी का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, बोरोइंग कर करके इन्होंने इतना बोझ इस मुल्क पर डाल दिया है। IPPs इनके अपने लगे हुए हैं, इनके दौर के पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर के, बगैर बिजली बनाए वो उनको हर महीने उनको कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं और गरीब आदमी का खून निचोड़ के उनकी जानों की कॉस्ट के ऊपर इन IPPs को पे किया जा रहा है। और अब ये इतने बेचारे हो गए हैं कि अब ये पार्टी को बैन करने की बातें करते हैं।
पीपल्स पार्टी को तो कम से कम ये बात, PMLN से तो खैर मुझे उम्मीद ही कोई नहीं थी, वो तो बिल्कुल क्योंकि कॉर्नर हो चुके हैं, जमात ही खत्म हो चुकी है, उनके पास तो शायद और कुछ चारा है नहीं। और वो हमेशा इसी तरह ही होता है, जब उनको दीवार से लग जाए, जब अवाम की तरफ से भी उनको रद्द अमल इस किस्म का नजर आए, तो वो इसी किस्म के वो फिर अटैक करने पे आ जाते हैं कि दूसरी जमात को खत्म कर दो, ये जमात दहशतगर्द है, ये ऐसे है, ये वैसे है। इनके पास सवाई इस किस्म के एलिगेशन ले करने के और इनके पास कोई चीज है नहीं। अब इस बात का जवाब इन्होंने, अच्छा आपने बात की कि हम निगोशिएशन किससे करेंगे। देखें, हमारा आज भी वही डिमांड है जो डे 1 पे इस असेंबली के बनने के बाद थी। हमारा प्राइम मोटिव आज भी वही है कि हमारे असीरान को रिहा किया जाए, नाजायज केसेस में जिन लोगों को फंसाया गया उनकी रिहाई की जाए। उनके केसेस तो आज तक सुने ही नहीं गए। खान साहब को, बुशरा बीबी को, हमारे पार्टी के लीडरान को नाजायज जेलों में रखा जा रहा है, उनको वहां से निकाला जाए। हमारे तो अभी बैठे हुए आज भी हमारे 2-2 लाख के 3-3 लाख रुपए के घटिया किस्म के केस बना के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वाले हमारे सिटिंग MNAs को उठा के ले जाते हैं। आज भी हाजी इम्तियाज साहब के लिए हम कौमी असेंबली के इजलास के अंदर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करवाने के लिए, एक सिटिंग MNA है, उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। इन्होंने भी कल को अपोजिशनों में आना है। यू नो, द होल नेशन नोज कि PTI इज द ओनली पार्टी, और आने वाले वक्तों में अगर इन लोगों के हाथ से पाकिस्तान की इकोनॉमी और ये मुल्क बच गया, तो इस मुल्क को रूल करने के लिए आगे इस मुल्क का अनकरीब वजीर आजम इमरान खान के अलावा और कोई हो नहीं सकता, अगर हम पब्लिक मैंडेट को माने। हाँ, अगर हम जोर जबरदस्ती से सारे इकट्ठे करके चूं का मुरब्बा इकट्ठा करके असेंबलियों में बैठा दें, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली सरफराज साहब आपका, जुल्फ़िकार अली बेसरा आपका, अंजुम अकील साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, अपने मेज़बान रफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।